नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में। क्योंकि बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन कभी भी हम इसके ऊपर बात नहीं करते जो ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो है, ये विषय जो है, ये आपके सेंटर पॉइंट में होना चाहिए। ये हमेशा जो गुरुत्वाकर्षण है वो इस पॉइंट की तरफ होना चाहिए कि मेरी पहचान किससे जुड़ी हुई है। तो आपकी पहचान कहाँ जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है, ये तय करता है कि तुम्हारा जीवन अच्छा बीतेगा या बुरा बीतेगा या बेकार बीतेगा या वाहियात बीतेगा। आत्मज्ञान जो है वो शुरू में एक व्यक्ति को मिले जीवन काल में तो बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, और अंत में अगर कोई इंसान इसको लेता है तो उतना कोई लाभदायक ये नहीं होता, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका जीवन अब निकल चुका है। जब ऊर्जा आपके पास हो तो आप इसको समझें, तो आप अपने जीवन को अच्छा दिशा दें तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे नहीं देखेंगे कि अष्टवक्र गीता में क्या लिखा है और भगवत गीता में क्या लिखा है, या अद्वैत वेदांता है, या फिर बहुत सारे और जो शास्त्र हैं, कल्चर्स हैं और स्क्रिप्चर्स हैं जो क्या बोल रहे हैं। हम उसको वैसे नहीं देखेंगे। इसको हम शुरू से एकदम विस्तार से, जैसे एक आज के ज़माने का युवा देखता है या युवती देखेगी, वैसे इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम चालू करते हैं शरीर से। लोगों का मेरे पास प्रश्न आता है कि आप बात करते हो सब कुछ एक है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता, मुझे विश्वास नहीं होता है, मुझे यकीन नहीं होता कि सब कुछ एक है। मैंने कितनी पुस्तकें पढ़ डाली, जो बात उन्होंने बोली वो समझ में आती है, लेकिन मुझे लगता नहीं है किसी भी दिशा से कि सब कुछ एक है, क्योंकि सब कुछ अलग अलग दिख रहा है। बात सही है उसकी, और आप सबको भी ये भ्रांति होगी कि सब कुछ अलग अलग है, या सब कुछ हाँ अलग अलग है। तो भिन्न है। भिन्नता और जो एकता है, यानी नॉन डुअलिज्म जो है, उसको हम जब अपने सेंसेस के थ्रू देखते हैं तो हमें लगता है कि भैया सब कुछ अलग अलग है, भिन्न है। तो ये जो लड़का मेरे पास आया, जिसका ईमेल आया, डीएम आया, और लोग बोलते हुए कमेंट भी करते हैं कि हमें नहीं लगता कि कुछ एक है, हमें नहीं लगता, और हम किसी की बात नहीं मानेंगे। बिल्कुल सही। ये जो ऐसे व्यक्तियों को मैं ना बहुत ज्यादा प्रशंसा करता हूं, ऐसे व्यक्तियों की जो ओपन हो समझने के लिए। पहली चीज तो ये, ऐसा ना हो कि एकदम मान के बैठे कि नहीं समझेंगे, और जो सत्य के साथ रहे। ये नहीं कि कोई एक साइड पकड़ लो किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको मान लिया, उसके चक्कर में हाँ उस आदमी ने मेरी लाइफ बदली है तो अब वो जो कहेगा मैं मानूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक मूर्खता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिल्टर आ जाता है ना। आप किसी भी बुक से अगर आप पढ़ रहे हो तो बुक क्या है? ज्ञान है। कोई व्यक्ति के मुंह से कुछ भी निकला है वो ज्ञान है। अब वो ज्ञान आपका बोध बना नहीं बना वो अलग चीज है। अब जब कोई ज्ञान देता है, किसी का ज्ञान तुम सुनते हो, किसी पुस्तक से कोई ज्ञान लेते हो, तो अभी उसको तुमने मान रखा है, जाना नहीं है। तुमने सिर्फ उसको मान रखा है। मानने और जानने में फर्क है। मानने और जानने में फर्क होता है सर। आई बिलीव इन गॉड, आई नो देयर इज गॉड, ये दोनों ही गलत है। क्या आपने कभी देखा है? नहीं, हमने महसूस किया है।
महसूस से क्या मतलब होता? महसूस तो आज मैं कुछ भी कर सकता हूं। और क्या पता जिसको आपने महसूस किया हो वो आपकी भ्रांति हो, और क्या पता हो सत्य भी हो, कोई भरोसा नहीं। सर्टेन हो तुम? आर यू 100% सर्टेन दैट देयर इज लक, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स विच यू हैव आइडेंटिफाइड विद? आज से 1000 साल पहले अफगानिस्तान हमारा था, पाकिस्तान हमारा था, ऊपर का जो गिलगिटिस्तान जो भी है वो भी हमारा था, जो बना हुआ है अभी, जहाँ पे सिलीगुड़ी के पास जो पड़ता है वो एरिया। बांग्लादेश हमारा था, नेपाल हमारा था, ठीक है। उसको हम अखंड भारत बोलते हैं, ठीक है। उस वक्त तुम्हारी जो पहचान थी वो वहाँ की जो मिट्टी थी वो भी भारत माता थी। कहाँ की मिट्टी? अफगानिस्तान की मिट्टी। आज उस मिट्टी से तुम्हारा कोई भी इमोशनल कनेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी ने ये डाल दिया कि अब ये जो एरिया है ये हमारा नहीं है, तो तुम्हारी मान्यता बदल गई है उस मिट्टी से। लेकिन कल को हम बिहार को हटा दें अगर अपने देश से, तो बिहार की जो मिट्टी है उसमें तुम्हें भारत माता नहीं दिखेगी। You will not feel any emotional connection with the mitti of Bihar if the Bihar is taken out from this country and made a different country. If you make the state of Bihar a different country, what will happen is that your emotional connection with the mitti of Bihar or with the soil of Bihar will not be there. It will not be there. It will not be connected. आज से 1000 साल पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कुछ उसी मिट्टी का हिस्सा थे जिसको आज तुम भारत कहते हो। लेकिन अब वो चीज अलग हो गई। कल को हम बिहार हटा दे तो बिहार से भी कनेक्शन हट जाएगा। अगर हम साउथ इंडिया को अलग कर दें, नॉर्थ इंडिया को अलग कर दें, तो अब नॉर्थ इंडिया को देख के तुम्हारे आंसू निकलेंगे, और जो साउथ इंडिया का झंडा बनेगा उसको देख के तुम्हारा शायद नफरत होने लगे आगे चल के। तो ये क्या चल रहा है? क्या ज्योमेट्रिकल जो बॉर्डर्स हैं उससे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारी मान्यता क्या है क्या नहीं है? या फिर हम पूरे प्लेनेट को मां की तरह नहीं देख सकते हैं? या सिर्फ हमें सिर्फ जहां तक हमारा बॉर्डर्स हैं वही से मां बोलना है उसको, है ना? तो हम कहते हैं भारत मां, और अखंड भारत भी भारत मां है, अफगानिस्तान भी उस हिसाब से हमारा होना चाहिए। तो अगर देखना ही है रियलिटी को, तो पूरा का पूरा ग्लोब अगर आप देखो तो वो आपका एक्चुअली में मदर अर्थ जिसको हम बोलते हैं वो एक्चुअली में मां है। तो मतलब क्या है, अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, किसी भी कंट्री की मिट्टी उठा रहे हो, तो वो मिट्टी से आपको इक्वल इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए जो भारत की मिट्टी से होता है। अब ये बहुत सारे लोगों को बात समझ में नहीं आएगी, इनडाइजेशन हो जाता है लोगों को सुनकर। तो मान्यता जो है आपकी, जो भी आपकी मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं सिर्फ मानने तक है। क्या आपने जानना मतलब क्या? इन्वेस्टिगेट किया? हैव यू एवर इन्वेस्टिगेटेड इन दिस थॉट दैट दिस एंटायर प्लैनेट इज आवर मदर? मे बी द कंट्री, द ज्योमेट्रिकल डिवीजन which we have created, it is not the part of the country. The entire earth is our country. Can we say like that? Or is it a lie? Or you want to cry out by looking at a flag? Right? See, looking at a flag and having emotional connection with the flag is a very natural thing which वो होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमने इस आज़ादी के लिए कितनी लड़ाई करी है। जिसने लड़ाई करी है उसको वैल्यू पता है उस तिरंगे की। हम तो अब एक तरीके से हमें फ्रीडम गिफ्ट में मिली है हमारे भारत के साथ। लेकिन आप इमेजिन करो कि 1000 साल से इतने लोगों ने हमारे ऊपर राज किया, कत्लेआम हुए, कत्ल हुए इतने सारे, और 1000 साल बाद
जब ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश एम्पायर और ये सबको भगा के हमने, जिस व्यक्ति ने भगाया, कई लोगों ने भगाया, इसमें कोई एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनका योगदान है इस आज़ादी पर, ठीक है। तो उन लोगों के लिए वो बहुत बड़ी चीज है। फ्लैग बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जिस दृष्टि से मैं देख रहा हूं, अगर उस दृष्टि पे आप आओगे तो हर चीज में देख के आपको इमोशनल आंसू बहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्लैग नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि पूरा का पूरा जो प्लेनेट है, अगर उसको देखा जाए तो वहां से भी आंसू बह सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर भुखमरी होगी पूरे प्लेनेट पे और इंडिया में नहीं होगी, तो इंडिया में भी इफेक्ट होगा। क्योंकि वो जो भूखे लोग हैं वो इंडिया इन्वेट करेंगे खाने के लिए। ये मत सोचो कि अगर तुम्हारे घर में, यही अमीरों का जो प्रॉब्लम है ना, अमीरों का, वो ये है कि उन्होंने बंगला बना लिया बहुत बड़ा, और उनको लगता है बाहर लोग मर रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, हमने तो अपना कर लिया, हमारा बच्चा, हमारा खानदान। लेकिन जैसे ही ये जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है और गंदा होगा, तो आपके बंगले के अंदर भी लोग आ सकते हैं। ये मत सोचिए कि वो जो नेगेटिविटी है जो बाहर बढ़ रही है वो नहीं आएगी, राइट। तो किसी भी चीज को जानिए और फिर मानिए। किसी ने कुछ बोल दिया कहीं पे, उसको आपने मान लिया अंधाधुंध। इनफैक्ट मेरे को भी आप बोल सकते हो कि भाई ये आपने गलत बोला, लेकिन आपको साबित करना पड़ेगा कि आपने गलत क्यों बोला। लोग आते हैं बोलते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है इनके बराबर। क्यों नहीं है? क्यों नहीं भाई? तुम्हें कुछ नहीं पता, क्यों? तू अभी बच्चा है, क्यों? और मैं आजीवन बच्चा रहूंगा। आपको क्या लगता है? आप जैसे घोड़े जैसे बड़े होके मैं दुखों का जो सागर है वो अपने ऊपर नहीं लाना चाहता। मुझे जो दीवार है ना, हमारे घर में एक दीवार होती थी छत के ऊपर, तो छत हमारी कंस्ट्रक्ट नहीं हुई थी, तो हम छत के ऊपर जो दीवार थी उस दीवार के ऊपर मैं चढ़ता और सिंगल ईंट की दीवार थी वो, सिंगल ईंट की, और एक तरफ से दूसरी तरफ वॉक करता था, जैसे कि एक सर्कस में कोई रस्सी के ऊपर चल के वॉक करता है, ऊंचाई की रस्सी बंधी हुई है। और तो मेरे अंदर वो है, आज भी मैं वो करता हूं। मैं बच्चा हूं, आई एम अ किड, और मैं बच्चा ही रहूंगा। लेकिन जिस तात्पर्य से तुम बोल रहे हो, अगर तुम उसको साबित कर पाओ तो तुम मेरी अटेंशन टू डिटेल ले सकते हो। ये मानना कि ये बेवकूफ है और ये समझदार है, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। कि ये बेवकूफ है, क्यों? कोई जवाब नहीं, क्योंकि उन्होंने बोल दिया ये बेवकूफ है। किसने बोल दिया? जिसको तुम मानते हो। तो उन्होंने बोल दिया कि सब बेवकूफ हैं। कई लोग संदीप महेश्वरी को बोलते रहते हैं, अरे इसको कुछ नहीं पता है, ये वो, क्योंकि तुम अंधेधुंध हो, तुम पागल हो चुके हो किसी के प्यार में। इसको मोह बोलते हैं। गुरु का मतलब ये होता है जो अंधेरे में रोशनी करे। गुरु का मतलब ये नहीं होता है कि मेरे पीछे आओ और जहां मैं जा रहा हूं इशारा कर रहा हूं वहां जाओ। ऐसा नहीं होता है। बुद्ध की अगर आप शिक्षा देखो तो कभी ये शिक्षा नहीं दी। बुद्ध कहते रह गए मेरे मंदिर मत बनाना, मेरी मूर्ति मत बनाना, लेकिन लोगों ने मूर्तियां बनाना चालू कर दी, लोगों ने पूजना चालू कर दिया। उनकी टीचिंग से कोई मतलब नहीं है। भगवान कृष्ण ने 700 श्लोकों की किताब लिखी, उसका हम टीकाकरण करके मंदिर में रख देते हैं, हम उसको पढ़ते तक नहीं है और अपनी वासनाओं को पूरे करने में लगे रहते हैं। पूरे टाइम नाटक करते रहते हैं हम सब बैठ के। कहीं भी हम जाएंगे, किसी मंदिर में जाएंगे, कोई वासना लेके जाएंगे, हे भगवान ये पूरा हो जाए, वो पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए। हो कुछ नहीं रहा है। आज से 50 साल पहले ये दुनिया थोड़ी शांत थी, और 50 साल बाद जहां पे धर्म और रिलीजन और सबके नाम पे इतना कुछ किया जा रहा है, उसके बाद भी क्राइम, रेप, मर्डर ये सब बढ़ता जा रहा है और आगे और बढ़ेगा। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये सब देख के जो डेटा है, मार्केटिंग में एक बात बोलते हैं, डेटा नेवर लाइज, ट्रस्ट द डेटा। किसी की बात मत समझो, डेटा की बात समझो। तो किसी ने कुछ बोल दिया कि ये बेकार गुरु है, तो सब लोग बोलने लग जाएंगे ये बेकार गुरु है। जबकि लोग, मतलब आप अगर देखो,
इतनी बड़ी मूर्खता है, इसकी कोई हद नहीं है। कोई दिमाग नहीं लगाना है अपना। ये इमोशनल कंट्री है, यहां पे लॉजिक काम नहीं करता है। स्टीव जॉब्स जब यहां पे आए थे, स्टीव जॉब की मैं बुक पढ़ रहा था, तो स्टीव जॉब जब यहां पे आए तो उन्होंने एक चीज देखी कि यहां पे इंट्यूशन से ज्यादा काम होता है रैदर देन लॉजिक। इंडिया में लोग इंट्यूटिव है यहां पे। मतलब क्या है कि आगे क्या होने वाला है उसका एक प्रिडिक्शन लगा के बैठते हैं, लॉजिकल नहीं देखते। तो इसलिए लॉजिक जो है वो धीरे धीरे पेनिट्रेट हो रहा है इंडिया में। वेस्ट में थोड़ा पेनिट्रेट ज्यादा हो गया है। ऑल्दो किसी भी चीज को समझने के लिए लॉजिक चाहिए, पर एक्सपीरियंस करने के लिए प्यार को लॉजिक नहीं चाहिए। प्यार को समझने के लिए लॉजिक नहीं चाहिए, प्यार को एक्सपीरियंस करने के लिए लॉजिक नहीं चाहिए, भावनाओं को समझने के लिए लॉजिक नहीं चाहिए। लॉजिक की अपनी एक अलग जगह है। एनर्जी की जो प्रकृति है वो आप लॉजिक से समझ सकते हो, पर एनर्जी को फील करने के लिए लॉजिक नहीं चाहिए, राइट। सो जो ये हो रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस दुनिया में एक हूं और सब कुछ अलग अलग लग रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि सर आप सेंसेस के थ्रू देख रहे हो। अगर मैं आंखों के थ्रू देखता हूं तो मुझे सब कुछ अलग अलग लगेगा। अगर मैं कानों के थ्रू ध्वनियों को सुनता हूं तो अलग अलग ध्वनि लगेगी। मेरी आवाज अलग है, किसी और की आवाज अलग है। अगर मैं नाक के थ्रू सूंघता हूं दाल और चावल को, तो दाल और चावल अलग अलग लगेंगे। खाता हूं दाल चावल तो दाल और चावल का स्वाद अलग अलग लगेगा, है ना। तो पानी पीऊंगा तो अलग स्वाद है, जूस पीऊंगा तो अलग स्वाद है। तो अगर आप देखो तो सेंसेस के थ्रू, अगर आप सेंसेस के थ्रू देखोगे तो सब कुछ भिन्न लगेगा, सेपरेट लगेगा, अलग अलग लगेगा। लेकिन अगर आप बुद्धि के थ्रू देखोगे तो सब कुछ एक लगेगा। क्यों? क्योंकि जो अधिष्ठान है हर चीज का वो तो एक है ना। दाल और चावल अलग अलग लग रहा है, लेकिन अगर हम उसको प्रीवियस स्टेज में जाके देखें, जब वो पीछे की स्टेज पे था, कच्चा चावल कच्ची दाल, ठीक है। फिर उसके बाद वो पीछे गया तो एक प्लांट में था वो, फिर और पीछे गया तो वो पीछे छोटा छोटा पौधा था, फिर और पीछे गया तो बीज था, और पीछे गया तो क्या था, कोई और पेड़ से निकला या कुछ भी था या अंदर ही बना। अगर हम आखिरी जाते जाते तो आखिरी में हमें दिखेगा कि वो मिट्टी है। तो दाल चावल रोटी ये तीनों अलग अलग रहा है। सूंघोगे तो अलग अलग महक आएगी, स्पर्श करोगे तो अलग अलग तरीके से लगेगा, अगर खाओगे तो अलग अलग तरीके से, लेकिन उसका अधिष्ठान जो है वो तो मिट्टी है ना भाई। लकड़ी की चेयर है और टेबल है, दोनों अलग अलग लग रही है, लेकिन पीछे अगर देखें तो वो तो पेड़ है, और अगर पीछे देखो तो मिट्टी है। तो ये सारी चीजें अगर आप कोई भी चीज उठा के देख लो, सब कुछ आके ये 5 तत्व पे रुकेगी। वो है धरती जल अग्नि वायु आकाश। इसके अलावा किसी भी तत्व पे नहीं रुकेगा। यही 5 तत्व हैं, पंच तत्व बोलते हैं इसको। और सेंसेस को पंचभूत बोला गया है। भूत मतलब क्या कि मैंने अभी छुआ आपको तो मुझे कुछ मिली सेकेंड्स बाद पता चलेगा, तो भूत छुआ मैंने, पास्ट छुआ। हम कभी भी प्रेजेंट नहीं देख सकते हैं। अगर हम किसी भी चीज को सुनेंगे तो वो जब तक हमारे कानों जब तक हमको परसीव होगा तब तक कुछ मिली सेकेंड्स हो जाएंगे। वो जो मिली सेकेंड्स हैं का जो गैप है, यानी वो पास्ट हो गया। मतलब क्या कि अगर कोई आकाश में पटाखा फटता है तो हमें पहले दिखता है, फिर बाद में सुनाई देता है। तो मतलब क्या है कि हमें भूत दिख रहा है, भूत सुनाई दे रहा है। और बाहर के जो तारे हैं, जो स्टार्स हैं, जो भी अगर आप स्टार्स देखते हैं आसमान में, आकाश में, रात में, वो सारे भूत हैं। मतलब क्या? वो सारे पास्ट में हैं, क्योंकि लाइट जब तक यहां आई है तब तक हो सकता है वो तारा खत्म हो चुका है।
लेकिन यहां पे दिख रहा है पृथ्वी पे कि तारा अभी मौजूद है। तो जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, वो पास्ट है, पास्ट का सत्य है। तो भौतिक जगत की प्रकृति है, देयर आर टू स्टेट्स। एक है जो ध्वनि की स्टेट है, जहां पे सब ध्वनि जो है, मतलब साउंड ऑफ साइलेंस की बात कर रहा हूं, सब कुछ आके वहीं पे रुक जाता है। और एक है जहां पे अनेकों लाखों करोड़ों सैकड़ों प्रकार है, भिन्नता है, सेपरेशन है। तो अगर आप शरीर को देखें तो आप कहोगे कि मेरा हाथ और आपका हाथ अलग अलग है, जबकि मेरा हाथ आपका हाथ अलग नहीं है। आपका हाथ, आप साउथ अफ्रीका में पैदा हुए, काला है, मेरा हाथ थोड़ा ब्राउन है, किसी का हाथ गोरा है, तो आप कहोगे ये तीनों अलग अलग हाथ है। नहीं, वो दिख अलग अलग रहा है। अगर हम उसका एक सिंगल टिश्यू निकाल के माइक्रोस्कोप में देखें तो ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि मेरा कौन सा है, तुम्हारा कौन सा है, और जो गोरा है उसका कौन सा है। हिंदू और मुसलमान का अगर हम निकाल के देखें तो पता करना, ये आप बता ही नहीं सकते टिश्यू देख के कि ये हिंदू का, ये मुसलमान का है। आप बता ही नहीं सकते। वो टिश्यू जो है वो सारी समानताएं उसमें सेम है, सारे जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उस टिश्यू के अंदर वो सब कुछ सेम है। लोग कहेंगे कि अरे मेरा O पॉजिटिव है, इनका B पॉजिटिव है, तो हम अलग अलग हैं। अरे भैया, कितने ग्रुप हैं? 5 या 6 ग्रुप होते हैं ना ब्लड के। ब्लड है, ब्लड का जो कंस्टिट्यूएंट है वो देखो ना। ब्लड का कंस्टिट्यूएंट क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, वो तो सब में सामान्य होंगे। ऑब्वियसली ग्रुप अलग अलग है, लेकिन कितने अलग हो जाएंगे? 6-7 ही तो हैं, 6 ही हैं शायद। O पॉजिटिव, AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव, और ऐसे करके है, ठीक है। B नेगेटिव, O नेगेटिव, और क्या है बताइए? इसके अलावा 6 के अलावा और क्या है? और ग्रुप को छोड़ो, जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो तो सेम है। जो अंदर के सेल्स हैं वो तो RBCs सेम है। इसीलिए तो ब्लड दे पाते हो तुम किसी और को, क्योंकि तुम और सामने वाला एक है। और दूसरी चीज ये कि अगर तुम अलग हो तो तुम्हारे बुखार होने में जो मेडिसिन तुम्हें मिलेगी, यानी पैरासिटामोल, वो सबकी अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन कितनी मजेदार बात है, इस पे कभी लोग गौर नहीं करते कि वही कॉम्बी फ्लेम तुम खाओगे, वही कॉम्बी फ्लेम, you are eating the same combi flame, somebody is eating the same combi flame, but you are always saying that that person is different from me, the person is different from me. You are always saying this, always, you are always in this state that this person is different from me, but same medicine is helping you guys both. And if the person sitting in the South Africa who is Nigerian and you are a Asian, you both are Asian and Nigerian, अगर दोनों को दाल चावल खिलाएंगे तो क्या नाइजेरियन को नहीं डाइजेस्ट होगा क्या? या अमेरिकन को डाइजेस्ट नहीं होगा क्या? डाइजेस्ट तो सबको होगा और सबका पेट भर जाएगा। अगर आप मछली खाओगे तो क्या आपको डाइजेस्ट नहीं होगी? या सिर्फ ये बोलोगे कि चाइना में लोग खाते हैं क्योंकि वो अलग है? चाइनीज लोग दिख अलग रहे हैं, उनकी आंखें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन क्या वो हमसे अलग है? आप कहोगे अलग है। कैसे अलग है? जो दिख रहा है उस पर क्यों विश्वास कर रहे हो? मैंने क्या बोला? कौन देख रहा है? आंखें देख रही हैं। और आंखें क्या है? सेंसेस है। सेंसेस जो है वो हमेशा अलग दिखाएगा। सेंसेस के थ्रू अगर आप देखेंगे तो इट इज ऑलवेज अ डिफरेंट थिंग। इफ यू सी दिस सेम थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम लाइक लास्ट 15 मिनट्स, वॉट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं पूरे के पूरे शास्त्र को समअप करके बता रहा हूं। किसी को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिटरली आप समझ सकते हो। आपकी पहचान जो है वो धीरे धीरे अंतर दृष्टि हो जाएगी। तो आप हाथ नहीं हो, आप टिश्यू नहीं हो, आप बोन नहीं हो, आप ब्लड नहीं हो, आप इनमें से क्या हो? अगर हम आपका हाथ काट दे, क्या आप एग्जिस्ट करते हो? हाँ। आपका पैर काट दे, हाँ। अगर आपके 5 सेंसेस अगर हम हटा दें तो क्या आप एग्जिस्ट करोगे? हाँ। क्या हम आपका शरीर हटा दें तो क्या आप एग्जिस्ट करोगे?
यहीं पे लोगों को कंफ्यूजन हो गया। जब तुम्हारा हाथ कट गया, तुम्हारा सेंसेस हट गया, तुम्हारा पैर हट गया, सब कुछ हट गया, आज हम लीवर ट्रांसप्लांट कर दें, किसी और को लीवर लगा दें, कुछ नहीं होने वाला। तो अगर हम शरीर हटाते हैं पूरा का पूरा, तो क्या तुम बचते हो या नहीं बचते हो? बचते हो, क्योंकि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि जब तुम्हारा हाथ काट दिया, पैर काट दिया, सेंसेस हटा दिए, तब तुम नहीं मतलब तुम पर कोई असर नहीं हुआ, तो शरीर हटाने के बाद क्या असर होगा? इसीलिए शरीर में ऐसा कहा जाता है कि शरीर जो हमारा है वो ये वस्त्र है, वस्त्र की तरह है। तो अब जो बचता है वो क्या है? वो कॉमन कॉन्शियसनेस है। अगर हम सारी लेयर्स को हटाते तो कॉमन कॉन्शियसनेस, वो जो कॉन्शियसनेस है और जो शरीर है, उसके बीच के जो लेयर्स हैं उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं अभी। इसके बीच में भी लेयर्स होती हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ 2 लेयर्स की बात करें, इनफैक्ट लेयर कहना भी गलत होगा, 2 स्टेट्स की बात करें, एक है कॉन्शियसनेस और एक है शरीर। दोनों ही जो हैं वो 2 टाइप के एनवायरनमेंट में है। एक है भौतिक जगत में, जहां पे डुअलिटी है, सेंटर पॉइंट है, पोलैरिटी है और बदलाव है, बैलेंस है, इंटैंगलमेंट है, फिनिटी है, वहां पे है ना, मतलब आप गिन सकते हो। और एक ऐसी स्टेट है जो कॉन्शियसनेस का स्तर है। अगर उस स्तर पे हम देखें तो वहां पे कोई डुअलिटी नहीं है, वहां पे कोई सेंटर पॉइंट नहीं है, वहां पे कोई अप एंड डाउन नहीं है, वहां पे कोई लॉ ऑफ चेंज नहीं है, वहां पे कुछ बदलाव नहीं होता, वो एक जैसा है, वहां पे कोई 2 नहीं है। तो वहां पे सारे रूल्स जो भौतिक जगत के हैं वो अप्लाइड नहीं करते। तो प्रॉब्लम क्या है कि 2 स्तर है, एक है कॉन्शियसनेस का स्तर और एक है भौतिक जगत का स्तर, यानी मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉज बोलते हैं इसको, कानून बोलते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो पर्सनैलिटी है भौतिक जगत की, इसमें कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि लॉ ऑफ डुअलिटी हो गया, चेंज हो गया, यहाँ पे सब कुछ बदल रहा है, यहाँ पे सब कुछ मरता है फिर पैदा होता है, पेड़ मर रहा है फिर पैदा हो रहा है, पानी भाप बन रहा है फिर आसमान बन जा रहा है, फिर उसके बाद पानी बन रहा है वापस। शरीर को गाड़ देंगे, शरीर मिट्टी बन जाएगा, मिट्टी पेड़ बन जाएगी, ये सब नाटक होता रहता है। यहाँ पे साइकिल, इन सर्कुलेशन भी है, यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे बैलेंस है, संतुलन है, सब कुछ है। लेकिन उस स्तर पे, चेतना के स्तर पे कुछ नहीं है। तो सारा का सारा प्रॉब्लम यह है कि जो बात कर रहे हैं ना नॉन डुअलिटी की, वो चेतना के स्तर पे बात कर रहे हैं, मटेरियल के स्तर पे बात नहीं कर रहे हैं। मटेरियल वर्ल्ड का जो स्तर है, भौतिक स्तर जो है, भौतिक स्तर से अगर हम बात करेंगे तो अद्वैत वेदांता वहां काम नहीं करेगी। अद्वैत वेदांता के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भौतिक में काम नहीं करेंगे। इनफैक्ट ये जो अद्वैत वेदांता जो डिस्कवर हुई है, जो आई है अद्वैत वेदांता, ये आई ही इसीलिए है क्योंकि द्वैत है। पहले द्वैत देखा गया, फिर अद्वैत आया। क्योंकि पहले देखा गया कि ये सब कुछ डुअलिटी में है, सब कुछ है यहाँ पे सब कुछ ऐसा ऐसा होता है, ये होता है वो होता है। फिर इसको देखते हुए कुछ ऋषि मुनियों ने कहा कि अच्छा इसके पीछे का भी कुछ है क्या, देखते हैं तो फिर वहां से अद्वैत आया। पहले भौतिक में ही सब आए, सारे लोग भौतिक में पैदा हुए, भौतिक को देख के फिर अंदर गए शरीर के, फिर वहां पे ऑब्जर्व किया, वो देख के कुछ और समझ में आया तो वो लिख दिया, उसको अद्वैत वेदांता कहते हैं। तो अगर आप देखें स्टेप बाय स्टेप, सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? आत्मज्ञान। आत्म मतलब क्या? मैं, मेरा ज्ञान। सेल्फ नॉलेज, मेरी नॉलेज, वो क्या है? वो यही है कि तुम अद्वैत हो, लेकिन दिख अलग अलग रहा है। सेंसेस तुम्हारे कभी तुम्हें नहीं कहेंगे कि भैया तुम अलग हो। इसी वजह से सारी प्रॉब्लम है। मेरा चेहरा आपसे अलग है, मेरी आवाज़ आपसे अलग है, मेरा टैलेंट आपसे अलग है, सब कुछ अलग है। तो आप कहोगे भैया ये तो, इसीलिए तो कन्फ्यूजन हो रहा है इतना। इसीलिए कई लोग मानते नहीं है इसको, कई लोग कहते हैं ये सब बकवास है। क्यों? क्योंकि वो सेंसेस पे जीते हैं और सेंसेस पे मरते हैं।
ना वो कभी इन्वेस्टिगेट करते हैं, ना ऑब्जर्व करते हैं, ना बुद्धि लगाते हैं, कुछ नहीं करते। पूरे टाइम से पैसा कमाओ। उसमें से भी बहुत कम लोग पैसा कमाते हैं, ज़्यादातर लोग मज़े मारते हैं, क्योंकि मज़ा जो है वो इमीडिएट प्लेजर है। अभी आप पैंट में हाथ डाल लो, दैट इज इमीडिएट प्लेजर। लेकिन आप तबला बजाना सीख जाओ, दैट इज नॉट इमीडिएट प्लेजर। तबला आपको आएगा 4-5 महीने बाद, तब मजा आएगा। अभी तो दर्द है 5 महीने तक। गिटार पकड़ लो। मेरा एक दोस्त है, आज तक गिटार नहीं बजा पाया। बहुत बड़ा भौतिकवादी, बहुत बड़ा भौतिकवादी। उसका कहना यह है कि खाओ पियो मौज करो। सिंपल रूल है, खाओ पियो मौज करो, बस। लाइफ में और कुछ नहीं बचा हुआ, सिंपल सा रूल। कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे, ऐ साला जी क्यों रहे हो जब पीते नहीं हो तो। कई लोग ऐसे बोलते हैं। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत खाओ मत पियो, जो भी कर रहे हो करते रहो, लेकिन 95% अपनी जो जिंदगी है वो तो अच्छी जगह लगाओ। 5% तो चलो खराब होगा, लेकिन 95% जो जिंदगी है वो तो सही लगाओ, कि वो भी, उसकी भी धज्जियां उड़ा दोगे आप। तो इसमें ना दुनिया में 3 टाइप के लोग हैं। तीसरा जो टाइप है वो इसकी तरफ कभी देखेगा नहीं, ना ही उसको कभी ये समझाया जा सकता है कि अद्वैत की तरफ देखो। और दूसरा जो है टाइप, वो देखता है पर इसके भी मजे लेके वापस भौतिक पे चला जाता है। जैसे कि लोग आते हैं, कहते हैं मेडिटेशन की टेक्निक बता दो। थोड़ा बहुत मेडिटेशन किया, थोड़ा बहुत योगा किया, फिर अपना थोड़ा बहुत भगवद गीता पढ़ लिया, फिर अपना उसी दुनिया में व्यस्त हो गया। तो उनको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है मेडिटेशन। तो उनका कोई सेल्फ नॉलेज से कोई मतलब नहीं है। फिर जो पहला चरण है, जो पहला स्तर है, जो पहले लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जो सही से समझते हैं, मटेरियल को भी सही कर रखा है इन्होंने, और उसके बाद कॉन्शियसनेस को भी समझ रहे हैं, खुद को भी समझते हैं, और 24 घंटे ऑब्जर्वेशनल मोड पे रहते हैं। ज्यादातर जितना हो सके ट्राई करेंगे कि 24 घंटे रहें, बट उसमें से भी फिर 24 घंटे बोलोगे तब जाके 12 घंटे आप रह पाओगे, या 10 घंटे 8 घंटे रह पाओगे। तो ये 3 टाइप के लोग होते हैं। अच्छा, दूसरे स्तर पे जो लोग हैं उनको पहले स्तर पे लाया जा सकता है, और तीसरे स्तर के लोगों को नहीं लाया जा सकता। ये हाउस पार्टी करेंगे ही करेंगे। इनको लगता है हाउस पार्टी में जीवन है, और हाउस पार्टी पैसा हो जाता है तो वियतनाम चले जाओ, वहां पे क्लब्स हैं, नग्न स्त्रियों का भोग करो, उनके बदन पे कोकेन डालो, वो सूंघो, साइकेडेलिक ड्रग्स हैं वो लो, मजे मारो लाइफ के। उनको लगता है वही मजा है। अच्छा, जो पहले स्तर के लोग हैं वो कर चुके हैं ऑलरेडी ये सब, उनको समझ में आ गया, इसलिए वो इसमें आ गए। उनको पता है कि कहां मजा है कहां नहीं मजा है। उनको ये पता है कि चल क्या रहा है, तो उसके चक्कर में वो पहले स्तर पे रहते हैं हमेशा। और ये तीसरे स्तर वाले लोग हैं, बड़े खतरनाक लोग हैं। इनको समझाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि इनके पास पैसा है, पावर है। नाच गान करेंगे, क्लब्स में जाएंगे, दारू पिएंगे, 50 लोगों के साथ संभोग करेंगे, किसी के साथ लॉयल नहीं रह पाएंगे ये लोग। क्योंकि लॉयल्टी तब आती है जब आपका मन शांत हो। जब तुम्हारा मन शांत ही नहीं है तो तुम क्या खाक लॉयल रहोगे किसी के लिए। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, आज से 3-4 साल पहले। 11 सितंबर 2019 को मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया।
उसने ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती अब, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है और आई एम सॉरी, वट एवर, गेट द फक आउट ऑफ हियर। सो मैंने उससे पूछा कि क्या दिक्कत हो गई, तो बोलती है कि बता नहीं सकती मैं, मतलब मुझे बस रहना नहीं है। और उसको ये एक्सेप्ट नहीं करना था। ऑब्वियसली कोई लड़की ये थोड़ी बोलेगी कि मैं किसी और के प्यार में हूँ इसलिए मैं तुमको छोड़ रही हूँ, वो तो आपको समझना होता है। तो मैंने जब पता किया तो मुझे पता चला कि हाँ ये लड़का है, इसके साथ ऑफिस में इसका चल रहा है बढ़िया। अब सवाल ये नहीं है कि कहानी क्या है, सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ। मेरे को मजा इसी में आता है कि क्यों हुआ ऐसा, कि एक लड़की जो मेरे साथ लॉयल है पिछले 1 साल से, एकदम से ऐसा क्या हो गया कि उसको किसी और लड़के से प्यार हो गया और पसंद आ गया वो, और मेरे को धोखा दे दिया और मेरे बारे में सोच तक नहीं रही है कि जिस क्षण मैं यहाँ पे कमरे में बैठ के रो रहा हूँ, अपनी लाइफ को कोस रहा हूँ, मैं अपने जिंदगी के इतने बुरे फेज में हूँ, उसी क्षण, यानी अगर रात का 2 बज रहा है और 2:05 में मैं यहाँ दिल्ली में बैठ के रो रहा हूँ, तो वो अपने शहर में 2:05 पे फोन सेक्स कर रही है अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ। आप देखिए कितनी खतरनाक आयरनी है, आप सोचिए। उसी क्षण एक आदमी रो रहा है उसी लड़की के लिए, और उसी क्षण 2:15 पे वो फोन सेक्स कर रही है। कहां पे? कहीं और दूसरे शहर में, और वो शहर का मैं नाम नहीं ले सकता, इतना मैं प्राइवेट डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कितनी खतरनाक चीज है। तो सवाल यह आता है कि अगर हम ऐसे इसको देखें तो ऐसा क्यों हुआ, इस पे सवाल उठता है। तो इसका सबसे बड़ा जो सवाल का जवाब मुझे उस वक्त नहीं मिला, अब मिला है, तो बता रहा हूं आपको तो 20 सेकंड में मिल रहा है। अभी मेरे को 2 साल लग गए सवाल का जवाब ढूंढने में। दो टाइप की स्टेट्स, 2 तरीके के भाव होते हैं। माइंड के 2 स्टेट्स होते हैं। एक होता है मधुर भाव और एक होता है क्रोधित भाव। ये 2 भाव होते हैं, मधुर भाव और क्रोध भाव। जैसे जैसे लाइफ के थपेड़े पड़ते जाते हैं वैसे वैसे आदमी क्रोध भाव की तरफ जाता है। जैसे जैसे तुम सेंसेस को ज्यादा स्टिमुलेट करोगे, जितना ज्यादा तुम सेंसेस को स्टिमुलेट करोगे, उतना ही तुम क्रोध भाव की तरफ बढ़ते जाओगे। मतलब इसको ये समझ लो जैसे कि हम जो बचपन में स्केल लेते थे ना, 15 इंच का स्केल होता था हमारा ज्योमेट्री बॉक्स में। उसको इमेजिन करो, जहां पे लेफ्ट साइड का स्केल का जो एक्सट्रीम कॉर्नर है, लेफ्ट साइड, वो है मधुर भाव, और राइट साइड जहां पे 15 इंच लिखा होता है, सॉरी 15 सेंटीमीटर लिखा होता है, वो होता है आपका क्रोध भाव। तो गुस्सा आता रहेगा आपको, जितना ज्यादा आप अपने आप को ये सेंसेस के थ्रू स्टिमुलेट करोगे, यानी क्लबिंग करोगे, गांजा पियोगे, नशा करोगे, जितना ज्यादा तुम बाहर से मजा लेने की कोशिश करोगे, उतना ही स्केल में तुम राइट साइड जाते जाओगे, यानी क्रोध भाव की तरफ जाते जाओगे। इसीलिए गांव में जो लोग हैं उनका मन शांत होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन कम है, सेंस उतनी तरीके से स्टिमुलेट नहीं हुआ है। जो इंद्रियां हैं उनको उत्तेजित नहीं किया गया है। तो इंद्रियां उत्तेजित हुई नहीं, तो उसके चक्कर में क्या है, वो शांत रहते हैं। उनके साथ बैठोगे आपको मजा आएगा। तो वो किस तरफ है स्केल में? लेफ्ट साइड की तरफ। तो उनकी जिंदगी में क्रोध नहीं है, एडाप्टेशन कैपेसिटी अच्छी है, वो झेल सकते हैं लोगों को आसपास। अगर उनके साथ कोई क्रोधित आदमी भी आ गया तो उनके साथ वो झेल सकते हैं। अब ये जो मेरी एक्स थी, इसके साथ क्या हुआ, जैसे जैसे आप क्रोधित भाव की तरफ जाते जाते हो, अब क्रोधित भाव जो होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझना पहले जरूरी है। इसकी जो प्रकृति है वो समझना जरूरी है लाइफ में। तो क्या होता है, जब मनुष्य क्रोध भाव पे होता है तो उसका, ध्यान से सुनना बहुत बड़ी बात है, 2 साल लगा है मेरे को जानने में,
जब मनुष्य क्रोध भाव की तरफ होता है, यानी उसके अंदर एंगर बढ़ता जाता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है, तो उसके जीवन से, एकदम ध्यान से सुनिएगा, सही और गलत खत्म हो जाता है। मतलब उसके अंदर की जो दृष्टि होती है, जो मोरालिटी होती है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं लाइफ के, वो खत्म हो जाते हैं उसके अंदर से। जब वो मधुर भाव में था तब प्रिंसिपल थे, तब लाइफ के नियम कानून थे, कुछ मोरालिटी थी, एथिक्स थे। लेकिन जैसे जैसे आदमी गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होता जाता है, उसके अंदर से जो सही गलत है इसका फैसला करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। फिर वो आदमी क्या करता है? गलत ही करता है। जितना ज्यादा स्केल पे आप राइट रहोगे उतना आप गलत ही करोगे, तो गलत ही करोगे आप। तो जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की जो एक्स थी, इसका मैंने देखा, तो मैंने देखा कि ये जॉब कर रही है, और ये जॉब कर रही है और ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड है अपनी जॉब से। तो ऑटोमेटिकली जब फ्रस्ट्रेटेड है तो इंद्री की तरफ आदमी जाता है, इंद्री तृप्ति की तरफ जाएगा आदमी। जब आदमी अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेटेड है, अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है, तो आदमी क्या करेगा? सेंसरी स्टिमुलेशन करेगा, इंद्रिय उत्तेजित करेगा। वो इंद्रियों को उत्तेजना करना ही गलत है, क्योंकि उससे क्रोध पैदा होता है। तो उनको लगता है कि एक बार इंद्रिय उत्तेजित करने के बाद मजा आने वाला है और लाइफ सही हो जाती है, लेकिन वो बार बार, जितनी बार आप इंद्रिय उत्तेजित करते जाते हो, और क्रोध जो है वो बढ़ता जाता है। क्रोध और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, और क्रोध जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा तुम गलत करोगे, और जितना ज्यादा मधुर भाव होगा उतना तुम सही करोगे। तो ये जो आजकल डाइवोर्स क्यों बढ़ रहा है इतना? क्योंकि जो लोग हैं वो रेस्टलेस होते जाते हैं, तो उनके अंदर जो क्रोध भाव है वो बढ़ता जा रहा है। तो जब क्रोध भाव बढ़ेगा तो आदमी क्या करेगा? टेम्परेरी एस्केप ढूंढेगा, तो इंद्रिय उत्तेजित करेगा, इंद्रिय तृप्ति की तरफ भागेगा। इंद्रिय तृप्ति फॉर द मोमेंट लगता है कि इंद्रिय तृप्ति हो गई, ऑर्गेजम हो गया, मजा आ रहा है, लेकिन ऑर्गेजम बार बार होगा तो क्रोध हो जाता है। कभी आप एक्सेस मैस्टरबेशन करके देखो, जो लोग, जिनके पास, जो लोग सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, उनको पता है ये चीज कि ज्यादा आप सेक्स करोगे या ज्यादा मैस्टरबेशन करोगे तो गुस्सा आने लगता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। तो सही गलत का फैसला है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ता जा रहा है, डाइवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है, उसका रीजन क्या है? पहले तो नहीं था, और अभी तो पूजा बहुत होती है, इतनी पूजा हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। करोड़ों करोड़ों दान कर दिए जाते हैं, भगवान भी हेल्प नहीं कर पा रहा है। जिस हिसाब से पूजा हो रही है, आदमी को शांत होना चाहिए, लेकिन आदमी और पगलाया जा रहा है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है आदमी के अंदर। ऊपर से इस शहर की लाइफ में जैसी संगत वैसी रंगत, आसपास लोग भी आपको इरिटेट कर देते हैं आके। अब आप आराम से गाड़ी चला रहे हो, 3 लौंडे आए और लहरा लहरा के गाड़ी चला रहे हैं, पीछे आपके गाड़ी आके ठोक दी, तो अब आपको भी गुस्सा आने लगे, साला इतना अच्छे से चला रहा हूं मैं, आके पीछे से ठोक दिया, है ना। या उल्टा सीधा कुछ आपको कमेंट पास करके चले गए या कुछ भी, तो गुस्सा तो आना ही है, क्योंकि वो भी गुस्से में है। तो गुस्सा जो है ट्रांसफर होता है। ये मत सोचो कि तुम अगर बहुत शांत हो तो गुस्सा ट्रांसफर नहीं होगा, गुस्सा ट्रांसफर होता है। गुस्से, अगर गुस्से वाले प्रदेश में आप रहते हो तो आप भी गुस्से वाले हो जाओगे। इसको बोलते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा देश वैसा भेष। जिस तरीके के देश में तुम रहोगे वैसा ही तुम्हारा भेष बन जाएगा। इसीलिए साउथ इंडिया थोड़ा ज्यादा शांत लगता है मेरे को इस मामले में। नॉर्थ इंडिया में सिर्फ लड़ाई झगड़ा मारपीट, माँ बहन, पूरे दिन यही होता रहता है। तो अब सवाल ये आता है कि जो क्रोधित भाव है, इसमें सबसे बड़ी चीज हमने ये देखी कि आदमी के अंदर से मोरालिटी खत्म हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये मत सोच के शादी करो कि आज वो बंदा लॉयल है तो कल नहीं होगा, कल भी रहेगा। ये मत सोचो। लोग आके मेरे से पूछते हैं, भैया अच्छा पार्टनर, लॉयल पार्टनर कैसे ढूंढे? मैंने कहा लॉयल पार्टनर तुम अभी अपने हिसाब से ढूंढ लो, लेकिन शादी के 3 साल बाद अगर तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा पति बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया है अपने जीवन से, वो कोई भी रीजन हो सकता है, जॉब हो सकता है, कोई पैशन था वो नहीं फॉलो कर पाए, कुछ भी हुआ, फ्रस्ट्रेट हो रखा है,
तो ये मत सोचो कि उसका लॉयल्टी बनी रहेगी, हो सकता है उसकी लॉयल्टी खत्म हो जाए। एक रिसर्च हुई, रिसर्च में ये पता चला कि जो क्रिमिनल्स हैं वो कैसे बनते हैं। तो पता चला जो क्रिमिनल्स होते हैं, रेपिस्ट, मर्डरर, सीरियल किलर्स, ये जो लोग होते हैं, इनका बचपन में जो लाइफ होती है वो नाइटमेयर से कम नहीं होती। इनका पिता इनको अब्यूज करता, इनका पिता इनके पत्नी को मारता, फिर बच्चे को रोज मारता, फिर इनके पति जो इनका जो पिता था उसके दोस्त आके उसके बच्चे को मारते, उल्टा सीधा उसको अब्यूज करते, सेक्सुअल अब्यूज। जब 10-12 साल का बच्चा या 8-10 साल का, 7 साल का बच्चा, जब इतना उसको तुमने अब्यूज कर दिया, इतना उसके साथ शोषण कर दिया तुमने, तो वो बच्चा क्रिमिनल बन जाता है। उसके अंदर से कोई इमोशन, मैंने क्या बोला, ये एक एक्सट्रीम स्टेट है। मैंने कहा कि जितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे अंदर भरा जाएगा या खुद होगा, उतना ही ज्यादा, जितना तुम क्रोधित भाव की तरफ होगे, जितना ज्यादा इनके अंदर इतना गुस्सा होता है कि ये गुस्सा समाज पे निकालने लगते हैं ऑटोमेटिकली। मारने लगेंगे लोग, सीरियल किलिंग करने लगेंगे, चाकू भोंकेंगे, मर्डर करेंगे, रेप करेंगे। तो क्रोध भाव की तरफ जितना ज्यादा तुम्हारा मन होगा, जितना मन, इसमें लेवल्स होते हैं, थोड़ा बहुत गुस्सा, ज्यादा गुस्सा, बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा। तो जितना ज्यादा मन तुम्हारा क्रोधित होता है, उतना ही तुम्हारी धज्जियां उड़ाएगा और तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उसकी भी धज्जियां उड़ाएगा। सही गलत का निर्णय नहीं रहता है, सिर्फ गलत ही रह जाता है, सिर्फ गलत रह जाएगा लाइफ में। इसीलिए कहा गया है मन को आपका परम मित्र या परम शत्रु, परम लगा है इसमें, सिर्फ शत्रु नहीं लगा, ध्यान देना। तो इसीलिए कहते हैं कि मन को शांत रखो, मन की सेवा करो, ठीक है। मन मतलब होता है मन, दिर मतलब होता है घर। तो मन जहां रहता है उसको शरीर बोलते हैं, ठीक है। जो असली मंदिर है वो ये है अंदर तुम्हारे, इसका जो प्योरिटी है वो रखो हमेशा, इसके बारे में बात करो, मेडिटेशन करो, अंदर जो पीनियल ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करो, उससे मन जो है तुम्हारा प्रसन्न रहेगा। मन को जब तुम प्रसन्न कर देते हो तो ऐसी ऐसी चीजें करता है वो तुम्हारे साथ। तुम बैठे रहोगे, 20 लोग तुम्हारे साथ और बैठे रहेंगे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बैठे बैठे, ये नहीं कि सब गेम खेल रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इतनी घटिया होगी जिसकी कोई हद नहीं है। और तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ बैठे बैठे, शरीर में तुम्हें बैठे बैठे मजा आ रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके के कोई सेवन करने की जरूरत नहीं है कि सब मैगी खा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, कोई मैगी खाने की जरूरत नहीं, कोई गांजा फूकने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे मजा आ रहा है, बैठे बैठे। तो ये स्केल का लेफ्ट साइड है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है। जब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि भौतिक लग्जरी हमारे पास हो तो उसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट डिसाइडेड बाय द लग्जरी विच यू हैव। देयर आर पीपल हु हैव लॉट्स ऑफ लग्जरीज, BM, ऑडी, प्राइवेट चार्टर्ड जेट, चार्टर्ड प्लेन, गॉड नोस क्या क्या है, स्त्रियां, एक कॉल पे 10 लड़कियां आएंगी, करो संभोग 10 के साथ एक साथ, कोई इशू नहीं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ये नहीं है चाचा, क्वालिटी ऑफ लाइफ ये है कि ये सब कुछ ना होने के बावजूद भी एक कोने में बैठे बैठे तुम्हें मजा आ रहा है, एक कमरे के कोने में बैठे बैठे तुम्हें आनंद आ रहा है, ये है क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये दो जो स्केल्स हैं उनको याद रखिए हमेशा। स्केल का जो राइट साइड है
जितना ज़्यादा तुम क्रोधित होते जाओगे उतना ही डाइवोर्स रेट बढ़ेगा, ब्रेकअप रेट बढ़ेगा। डाइवोर्स का तो फिर भी वो है लीगल एक एक्शन, ब्रेकअप का तो वो भी नहीं है। तो लड़कियां ब्रेकअप इसलिए करती हैं क्योंकि लड़के भी ब्रेकअप करते हैं, लड़के भी कोई कम थोड़ी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ना क्रोधित है। और क्रोधित स्टेट जो है, यानी द स्टेट ऑफ एंगर, ये जो एंगर है इसमें सिर्फ एक क्वालिटी नहीं है, इसकी दूसरी क्वालिटी ये है कि तुम अशांत हो, तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है, और ये गुस्सा तुम्हें सिर्फ गुस्सा नहीं दिलाता है, सिर्फ गलत चीजें नहीं करवाता है, ये गुस्सा तुम्हारी जिंदगी से एथिक्स को निकाल देता है। ये गुस्सा नाखुश करता है तुम्हें, हमेशा पीड़ा देता है, कष्ट देता है। उस कष्ट को दूर करने के लिए आदमी भागता है, फिर आदमी सेंसेस की तरफ जाता है, फिर सेंसेस जब करता है तो वो सेंसेस करते ही और गुस्सा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सेंसेस को स्टिमुलेट करने का मतलब ही है क्रोध को और बढ़ाना। ये लोगों को नहीं पता अभी तक।